अस्सलामुअलैकुम। तो चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में मसल्स के टॉपिक में आज हम मसल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को समझने में बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये जो टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन ये प्रपोज किसने किया था? तो ये मॉडल ह्यू हॉक्सले और जीन हैंसन ने 1954 में प्रपोज किया था। और इनके इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब सर्कोमेयर, जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ मसल कहते हैं, जो कि हमने समझा भी था अपने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में कि सर्कोमेयर किसे कहते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, हमने सब समझा था। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो डायग्राम है हमने पिछले लेक्चर में समझी थी पूरा, जब हमने लाइट बैंड और डार्क बैंड डिस्कस किया था। तो ये होता है सैक्रोमेयर, ये आपको दिख रहा होगा 2Z लाइन के जो बीच में है सैक्रोमेयर, और इसे हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, जब ये थिक और थिन फिलामेंट को शॉर्ट कर देता है, और ये जो थिक और थिन फिलामेंट है ये शॉर्ट तो होते हैं लेकिन अपनी लेंथ को चेंज नहीं करते, ये अपनी लेंथ चेंज नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। थिन फिलामेंट है ये दोनों तरफ से जो है सैक्रोमेयर के सेंटर में आ रहे होते हैं, दोनों एंड से, दोनों तरफ से ये सेंटर में आ रहे होते हैं। ये जो आपको बातें अभी समझ नहीं आई होगी, तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक डायग्राम शो हो रही होगी जिसमें क्या दिखा रहे हैं, जिसमें ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ये है थिन फिलामेंट, और जो सेंटर में दिख रहे हैं ऑरेंज रेड कलर से ये है थिक फिलामेंट। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि थिन फिलामेंट जो है दोनों साइड से, बोथ एंड से सैक्रोमेयर के सेंटर में आ रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं थिक फिलामेंट में, और ये दोनों जो है अपनी लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये स्लाइड कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें ये अपनी लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं। तो इसी मॉडल को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तो फिर होता क्या है, जेड लाइन जो है, जो कि ये रही। अच्छा, ये जो डायग्राम है पिछले लेक्चर की ही है, ये जेड लाइन है, ये क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, जेड लाइन शॉर्ट हो जाती है, और ये जो एच जोन है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा, और आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, जो कि ये रहा, ये है आई बैंड, जिसे लाइट बैंड भी कहते हैं, जिसमें हमारी एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं, और आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्लाइड करेंगे तो आपने डायग्राम में देखा होगा कि ये स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करते हुए ये अंदर की तरफ आता है, तो ये इसकी जो लेंथ है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। फिलामेंट डोंट कॉन्ट्रैक्ट देम सेल्स। अब फिलामेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं अपने आप को, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर वो स्लाइड कर रही हैं। ये बात गौर से सुने, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, वो एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं। एक और बार इस डायग्राम को गौर से देख लें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें दिखा रहे हैं कि फिलामेंट जो है एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं, और एक्टिन फिलामेंट जो है, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो रहा है, और एच जोन जो है वो भी शॉर्ट हो रहा है, और सैक्रोमेयर जो है वो क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था सैक्रोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब सैक्रोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हमें क्या पता चला कि फिलामेंट्स जो है स्लाइड हो रही होती हैं एक दूसरे पर,
लेकिन अब सवाल क्या आता है कि फिलामेंट स्लाइड होती कैसे हैं, फिलामेंट स्लाइड कैसे होती है एक दूसरे पे, और इसी मैकेनिज़्म को कहते हैं हम क्रॉस ब्रिज साइकिल। अब फिलामेंट्स कैसे एक दूसरे पे स्लाइड हो रही है, इस मैकेनिज़्म को क्रॉस ब्रिज साइकिल कहते हैं। द क्रॉस ब्रिज साइकिल इज रिपीटेड इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। क्रॉस ब्रिज साइकिल क्या है, रिपीटेड इंट्रैक्शन है एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, जो कि क्या करती है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। अच्छा, अब इसकी स्टेप्स, सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सबसे फर्स्ट स्टेप है नर्व इम्पल्स। सबसे पहले क्या होता है, मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल भेजता है मसल फाइबर को। सबसे पहले वो मोटर न्यूरॉन किसको सिग्नल भेजता है, मसल फाइबर को सबसे पहले सिग्नल भेजता है, और इस सिग्नल पर न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करता है, और ये किसको स्टिमुलेट करता है, एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट करता है मसल फाइबर को, और ये सिग्नल जो है फिर कहाँ जाते हैं, टी ट्यूब्यूल्स में। अब ये टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, अब एक जो मसल सेल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ ऐसी इनवर्ड फोल्डिंग हुई भी होती है इस तरह से, और मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सर्कोलेमा। सर्कोलेमा की ऐसे इनवर्ड फोल्डिंग हुई भी होती है, उसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। तो इसके ज़रिए होते हुए अब वो सिग्नल जो है कहाँ तक, अंदर तक जाएंगे। कैल्शियम रिलीज, सेकंड स्टेप है कैल्शियम रिलीज। अब साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये सिग्नल पहुँचेंगे अंदर, और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या रिलीज़ करेगा, कैल्शियम रिलीज़ करेगा। अब थर्ड स्टेप कौन सा है, एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग साइट। अब कैल्शियम जो है वो बाइंड होगा किससे, ट्रोपोनिन सी से। जो कैल्शियम रिलीज़ हुआ है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो अब बाइंड होगा ट्रोपोनिन सी से। अब ट्रोपोनिन सी से जब वो बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन क्या करेगा, अपना चेंज कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा, वो अपना शेप चेंज करेगा, और ट्रोपोमायोसिन जो है वो दूर हट जाता है, और जो एक्टिन पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है उसको एक्सपोज कर देता है। अब फोर्थ स्टेप कौन सा है, कुक्ड स्टेट। इसमें क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज बाय मायोसिन एटीपेज। अब एटीपेज एंजाइम की मदद से एटीपी जो है वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेक होगा, और एटीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, इनमें टूट जाएगा, और क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी। अभी जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ये एनर्जी मायोसिन के हेड को रेडी पोजीशन में ले आएगी। एनर्जी को क्रेजेस द मायोसिन हेड इनटू रेडी पोजीशन में ले आएगी। अब मायोसिन का जो हेड है वो रेडी पोजीशन में आ गया। अब फिफ्थ स्टेट में क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। इस स्टेट में क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा। मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्सपोज बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। अब जो एक्टिन पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई थी, हमने पढ़ा था थर्ड स्टेप में अपने, तो उन साइट पर मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड हो जाएगा, और इस अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रिज। इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज, जिसमें मायोसिन का हेड एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के लिए उस पर अटैच हो जाता है। सिक्स स्टेप कौन सा है, पावर स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, एडीपी और पीआई जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और मायोसिन हेड बैंड हो जाता है। मायोसिन हेड बैंड होता है और एक्टिन फिलामेंट को अपने साथ एम लाइन की तरफ पुल करते हुए ले जाता है, अपने साथ एम लाइन की तरफ पुल करता है एक्टिन फिलामेंट।
और इसी तरह सैक्रोमेयर क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। और ये जो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ पुल करके मायोसिन का जो हेड है एम लाइन की तरफ ले जाता है, इस मूवमेंट को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, पावर स्ट्रोक। और इसकी वजह से क्या होता है, सैर्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है। अब 7th स्टेप कौन सा है, डी अटैचमेंट। A new ATP bind to the myosin head, myosin deattach from actin। अब न्यू ATP बाइंड होगा मायोसिन के हेड से और मायोसिन डीअटैच हो जाएगा एक्टिन से, एक्टिन से डीअटैच हो जाएगा। और अगर अभी भी कोई कैल्शियम आयंस होंगे, अगर अभी भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, फिर से एटीपी जो होगा ब्रेक हो जाएगा एडीपी और आईपी में, और मायोसिन हेड क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, मायोसिन हेड रेडी हो जाएगा, रेडी पोजीशन में आ जाएगा और फिर ये पूरा साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। अच्छा, तो हम क्रॉस ब्रिज साइकिल जो है इसकी जो डायग्राम बुक में बनी हुई है आपकी, उसमें से हम अब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी, तो आपकी स्क्रीन पे वही डायग्राम शो हो रही होगी क्रॉस ब्रिज साइकिल की जो बुक में है, जो टेक्स्ट बुक में है। तो इस डायग्राम में भी क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है, जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी नीचे डायग्राम बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या होगा, एटीपी बाइंड होगा, मायोसिन हेड से एटीपी बाइंड होगा। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एडीपी और पीआई में ब्रेक हो जाएगा। फिर वो ब्रेक होने के बाद एडीपी और पीआई में ब्रेक होगा और एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी जो है वो इसे कुक स्टेट में ले आएगी, रेडी पोजीशन में ले आएगी। अच्छा, अब ये जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट, इसमें क्या है, इसमें मायोसिन हेड जो है वो बाइंड हो जाएगा किससे, जो एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है उससे। थर्ड स्टेप में क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, मायोसिन हेड जो है वो बाइंड हो जाएगा एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइड है उस पर। और जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, पावर स्ट्रोक फॉर्म होगा, एटीपी और पीआई रिलीज हो जाएंगे, मायोसिन हेड बैंड होगा और एक्टिन फिलामेंट को मायोसिन हेड जो है अपने साथ पुल कर लेगा किस तरफ, एम लाइन की तरफ, और सैर्कोमेयर जो है ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्रॉस ब्रिज साइकिल की वजह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट रिपीटेडली इंटैक्ट करते रहते और एक्टिन एम लाइन की तरफ मूव करता है, सैर्कोमेयर शॉर्ट होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये जो पूरा टॉपिक था क्रॉस ब्रिज साइकिल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को डायग्राम से समझाया कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और अच्छा, तो अब हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद नया टॉपिक देखेंगे, दूसरा टॉपिक देखेंगे, एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इन मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। अब हम ये वाला टॉपिक देखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको ना वीडियो के स्टार्ट में बताना भूल गई कि हम ये वाला टॉपिक भी आज कवर करेंगे और आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ में मसल क्रैम्प्स और जो दूसरे टॉपिक हैं। और हम आज ही क्योंकि हम आज ही इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो जितने भी टॉपिक हैं इसके रहते हैं वो इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल इन मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल जो है अकेले काम नहीं कर रहे होते, ये पेयर्स में काम करते हैं। ये पेयर्स में काम करते हैं, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा क्या होता है, रिलैक्स होता है। और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल एक्शन कहते हैं।
अच्छा, अब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर मूवमेंट प्रोड्यूस करे, कॉन्ट्रैक्ट होकर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं? एगोनिस्टिक मसल। और जो रिलैक्स करते हैं, इसके अपोजिट उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये पेयर है दोनों मसल का जो एक दूसरे को अपोजिट काम करते हैं। जो रिलैक्स होते हैं उन्हें एंटागोनिस्ट कहते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें एगोनिस्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे एंटागोनिस्टिक मसल इन नी जॉइंट। नी जॉइंट में एंटागोनिस्टिक जो मसल है, अब हम उन्हें देखेंगे। हैमस्ट्रिंग एज फ्लेक्सर मसल, क्वाड्रिसेप एज एक्सटेंसर मसल। नी जॉइंट फॉर्म बाय द कनेक्शन बिटवीन द लोअर डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। जो लोअर एंड होता है फीमर थाई बोन का जो एंड है उससे, और जो अपर एंड होता है टीबिया बोन का, जो कि कहते हैं जिसे हम शिन बोन कहते हैं, उसका, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? नी जॉइंट। और तो और एडिशनली द पैटिला नी कैप सिट्स एट द फ्रंट ऑफ द, इस जॉइंट के फ्रंट पर नी कैप होता है। हैमस्ट्रिंग मसल और उसके बाद देखेंगे क्वाड्रिसेप। हैमस्ट्रिंग मसल जो है ये 3 इंडिविजुअल मसल पे कंसिस्ट होते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द थाई पे लोकेटेड होते हैं। और हैमस्ट्रिंग मसल के जो टेंडन्स हैं वो पेल्विस से अटैच होते हैं और इसी अटैचमेंट की वजह से जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हिप और नी जॉइंट की मूवमेंट को करवाते हैं। और हैमस्ट्रिंग मसल सिर्फ एक फंक्शन नहीं करते, ये मल्टीपल फंक्शंस करते हैं, जैसे कि नी जॉइंट की बेंडिंग करवाते हैं, एक्सटेंडिंग द हिप जॉइंट को एक्सटेंड करवाते हैं, और तो और रोटेटिंग द हिप। क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड्रिसेप मसल जो है 4 डिफरेंट मसल्स होते हैं जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं? फ्रंट साइड पे होते हैं ये थाई के। वो थे हैमस्ट्रिंग मसल थे बैक ऑफ द थाई पे, ये होते हैं फ्रंट पे। और ये किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हिप फ्लेक्शन यानी रेजिंग द थाई, और नी एक्सटेंशन यानी स्ट्रेटनिंग द नी। फुटबॉल को किक करते हैं तो ये क्वाड्रिसेप मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नी जॉइंट मसल की आपकी जो बुक में डायग्राम है उसको देखें तो इसमें हमने देखा था कि थाई बोन होती है उसके एंड से, और जो टीबिया होती है उसके अपर एंड से मिलकर क्या बनता है? हमारा नी जॉइंट बनता है। और इनके फ्रंट पर एक और बोन होती है पैटिला, जिसे नी कैप कहा जाता है। अच्छा, अब हैमस्ट्रिंग मसल हमने देखा था कहाँ पे होते हैं? बैक ऑफ द थाई, बैक पर ये रहे, बैक पे, बैक ऑफ द थाई पे। और फ्रंट पे कौन से होते हैं? क्वाड्रिसेप मसल होते हैं। और हमने देखा कि कौन कौन सी मूवमेंट करवाते हैं? बैकवर्ड मूवमेंट करवाते हैं हैमस्ट्रिंग मसल, फॉरवर्ड मूवमेंट कराते हैं क्वाड्रिसेप मसल। मसल क्रैम्प एक अचानक और पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसमें मसल जो होते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं और इतनी आसानी से रिलैक्स नहीं होते। अब ये मसल क्रैम्प्स जो है ये इसके बहुत से कॉजेज़ होते हैं, बहुत से इसकी रीज़न्स हैं। ओवर यूजिंग ऑफ मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल्स को ओवर यूज़ कर लेना एक्सरसाइज के दौरान। मसल इंजरी, कोई इंजरी हो जाना मसल्स में, डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी की वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। लो लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लो लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनके लो लेवल्स की वजह से भी
मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, पोर ब्लड सप्लाई टू द लेग्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। अच्छा, ब्लड सप्लाई जो है लेग्स में ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ख़राब होना, बहुत पुअर ब्लड सप्लाई होना। तो ये सारे क्या हैं, मसल क्रैम्प्स की वजूहात हैं। तो मसल क्रैम्प से बचने के लिए अगर हम डिहाइड्रेशन ना हो, अगर हम पानी ज़्यादा पिएँ और बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे मसल क्रैम्प से बचा जा सकता है। अब हमने मसल क्रैम्प्स देख लिया, अब हम मसल फैटिक समझेंगे कि मसल फैटिक किसे कहते हैं। जब मसल्स बहुत देर तक काम करते हैं तो उसे ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा काम करते हैं तो इसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा एटीपी की। और अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो मसल्स एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मसल एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन से क्या होता है, और लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होकर ये लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में जमा होकर पीएच को कम कर देता है। ये पीएच को कम कर देता है। इसी वजह से मसल्स नर्व सिग्नल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे होते और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी टेम्पररी कम हो जाती है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी टेम्पररी तौर पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम मसल फैटिक कहते हैं, जिसमें तो जो टेम्पररी तौर पर इसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी कम हुई है तो इसे हम क्या कहते हैं, मसल फैटिक कहते हैं। और किन वजूहात की वजह से हुई है कि मसल जब ज़्यादा काम कर लेते हैं कभी तो उसमें एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और तो उसके ऑक्सीजन कम हो जाता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। अगर ऑक्सीजन कम होता है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो लैक्टिक एसिड पीएच को कम कर देता है, जिसकी वजह से नर्व सिग्नल जो है जवाब नहीं देते हैं। तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी टेम्पररी तौर पर कम हो जाती है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी टेम्पररी तौर पर कम हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, मसल फैटिक। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो अब हम अपना सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। टेटनी क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, टेटनी इज़ नॉट अ डिजीज़। टेटनी कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं विदाउट आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल के बगैर ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनवॉलंटरी तौर पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि टेटनस जो है ये है एक बैक्टीरियल डिजीज़, ये कोई डिजीज़ नहीं है जबकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब टेटनी के कॉजेज़ क्या हैं, सबसे पहला कॉज है लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम, लो पोटेशियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये टेटनी के कॉजेज़ हो गए। अब टेटनी के कॉज क्या है, टेटनस कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, उसकी वजह से टेटनस होता है। द बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू अ डर्टी वाउंड, और बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कैसे होता है, डर्टी वाउंड और कंटेमिनेटेड नीडल से। नो टॉक्सिन इज इन्वॉल्व, इसमें कोई टॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि
द बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ टॉक्सिन। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं टेक्नोस्पाज्मिन। द टॉक्सिन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और ये टॉक्सिन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और क्या कॉज करता है, सीवियर मसल स्पाज्म्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन टेटनी और टेटनस। काफ़ी आसान सा टॉपिक था। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। स्लाइडिंग फिलामेंट, मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद क्रॉस ब्रिज साइकिल, ये दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी जो हमने टॉपिक समझे वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट दूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दूँगी, तो उसको लास्ट में अटैम्प्ट करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।